बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले जो पिछले वीलॉग में मैंने आपको खबर दी थी ख्वाजा सराओं के हवाले से, उसमें फाइनली जो डेवलपमेंट हुई लेट नाइट वो ये है कि पुलिस एहलकार जिन्होंने ख्वाजा सराओं के साथ ज़्यादती की और तशद्दुद किया, वो पुलिस वाले जो एहलकार हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया। यानी यहाँ पे भी पुलिस की गलती साबित हुई। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब है, अगर आपके पास ताकत है और पुलिस ने आपके साथ गलत किया तो आप जाएं, जाकर थाने पे पथराव करें, पुलिस वालों को मारें, उनकी चीज़ें उठाकर बाहर फेंकें, पुलिस वालों को जलील करें, तो फिर आपसे पुलिस माफ़ी भी मांगेगी और फिर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा है और इस वाक़े को हमने अब दोबारा भी देख लिया। तो ये एक अजीब फार्मूला है पुलिस के लिए। सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबको ये सहूलत हासिल है कि अगर उनके साथ ज्यादती की जाए तो वो आगे से ज्यादती का बदला भी ले सकते हैं और फिर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं और पुलिस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने एक पीटीआई उनकी जमात ने इमरान खान साहब की जानिब से एक पेपर इशू किया है, डॉक्यूमेंट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और उनके सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ है। कल ये जारी हुआ एतवार वाले दिन 5 मई को, और इसके अंदर 4 चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी हैं 9 मई के हवाले से, कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के मामले को किस तरीके से टैकल करेगी। 4 चीज़ें जी जो 9 मई को इमरान खान साहब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं पार्टी लीडरशिप को, और उनको जो एडवाइस किया गया है कि 9 मई 2024 को कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। पहली एक्टिविटी जो इमरान खान साहब ने हुक्म दिया अपनी पार्टी को वो ये है कि रैलियां निकाली जाएंगी हर सूबाई हल्के की सतह के ऊपर। ये 9 मई को होगा। 9 मई चंद हवालों से पाकिस्तान के अंदर बड़ा मकबूल दिन है। गुज़िश्ता 1 साल से आपने सोशल मीडिया पे या पाकिस्तान के मीडिया पे सबसे ज़्यादा जिस दिन की बाज़गश्त सुनी, अभी तो 8 फरवरी का लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं, लेकिन पहले 9 मई का जिक्र था। 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उस गिरफ्तारी को बाद में कलअदम करार दिया गया और गलत गिरफ्तारी करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 9 मई को कारकुनों ने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। कुछ कारकुन एहतजाज करते हुए जो है वो फौजी तनसीबात के नज़दीक चले गए, उन इमारतों के नज़दीक चले गए जहाँ पे कैंट एरियाज हैं, और वहाँ पे कुछ पथराव हुआ और कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो नहीं होने चाहिए थे। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस गायब की गई हैं और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाकर हमारी पार्टी को फिक्स किया गया है। जबकि दूसरी जानिब से ये कहा जाता है, दूसरी जानिब बोले तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है और उनको इसके ऊपर माफी मांगनी पड़ेगी। ये दोनों तरफ का एक एक मौक़िफ़ है। पीटीआई ये कहती है कि जी हमने कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर ब्लेम किया गया है, डाला गया है मनसूबाबंदी के तहत, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की जमातें ये कहती है नहीं जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग के साथ मनसूबाबंदी के साथ किया है। अभी तक जो केसेस चले हैं उसमें कुछ केसेस तो ऐसे भोंडे अंदाज में रियासत ने चलाए कि 9 मई का अगर कोई मामला था भी तो उसको गलत डीलिंग के साथ खराब कर दिया। यानी यास्मीन राशिद साहिबा, या आप देखें सनम जावेद को, आलिया हमजा को, दीगर खवातीन को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, तो उनको इतने ज्यादा मुकदमात में फंसाया गया और एक में छूटते थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो इस तरीके से मैनेज किया गया कि 9 मई का दिन अगर 200-400 घंटों पर भी मुश्तमिल होता तो इतनी कार्रवाइयां एक औरत नहीं डाल सकती थी जितनी उसने वो चंद घंटों के अंदर डाल दी। तो इस तरह जो मुकदमात है उनको भी मशकूक बना दिया गया। तो अब ये तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ है 9 मई को लेकर, और इस पे अब कुछ लोग जैसे फजल रहमान साहब हैं, जैसे जमात इस्लामी है, जैसे कुछ और जमातें हैं, इवन जो PMLN के अपने लोग हैं, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के ऊपर शकूक व शुबहात उठाना शुरू हो गए हैं और वो ये कहते हैं जी कि सारा मौक़िफ़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गलत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो IG पंजाब और मोहसिन नकवी, इन 2 लोगों का भी नाम लेते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। बहरहाल ये तो इंक्वायरी चल रही है, मामला अभी अदालतों के अंदर है, अदालतें इसका फैसला करेंगी, वो हम देख लेंगे, जब आएंगे तो आपको रिपोर्ट भी करेंगे। तो 4 चीजें इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कही है। पहली चीज ये कही कि रैलियां निकालें हर सूबाई असेंबली के हल्के में पूरे पाकिस्तान में, और जितने भी उम्मीदवार थे सूबाई असेंबली के हवाले से या कौमी असेंबली के हवाले से वो वहां पे एहतजाज में शिरकत करेंगे। जितने टिकट होल्डर से वो भी शिरकत करेंगे और जितने पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान है वो भी इसके अंदर शिरकत करेंगे। दूसरी जो चीज इमरान खान साहब ने एडवाइस की है कि पार्टी को ये करना चाहिए 9 मई को, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के झंडे इमारतों के ऊपर लगाए जाएंगे। लोग अपने घरों पर, इमारतों पर, प्लाजों पर, जहां जहां उनको मौका मिलेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे 9 मई को लगाएंगे। नंबर 3 जो इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो उठाई जाएंगी एहतजाज के दौरान और मुख्तलिफ जगहों पे लगाई जाएंगी, और ये जो तस्वीर है इनमें कैदी नंबर 804 लिखा जाएगा। यानी कैदी नंबर 804 लिखा जाएगा इमरान खान साहब की बजाय, और उनकी तस्वीर को और उनके पोस्टर्स को आवेजा भी किया जाएगा और एहतजाज में अपने साथ शामिल भी किया जाएगा। चौथी और आखिरी जो इमरान खान साहब की इसमें तजवीज़ या उनकी नसीहत या उनका जो इंस्ट्रक्शन है अपनी पार्टी के लिए वो ये है कि 9 मई को तहरीक इंसाफ के जो शोहदा हैं उनके लिए भी फातह खानी की जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो 9 मई के दिन इस तरह के वाक़यात में दौरान एहतजाज गोली चलने से वो जब हक हो गए थे, और उनके लिए जो 9 मई के शोहदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, उनके लिए फातह खानी
की जाएगी। ये भी इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन है। तो ये 4 चीजें 9 मई के लिए प्लान की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दूसरी जानिब पीडीएम की सरकार ने भी कुछ चीजें प्लान की है 9 मई के बारे में, और उनमें से कुछ मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी खौफनाक बम्बारमेंट तैयार कर रखी है, जिसमें ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वर्सेज पाकिस्तान की फौज। हालांकि इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं कि ये फौज मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, मैं इस मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, एक मजबूत फौज की हमारे मुल्क को जरूरत है, मेरा इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से है, और वो पॉलिसी जो बंद कमरों में बनती है और अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करती। ये इमरान खान साहब का कहना है। वैसे इख्तियार से निकलने के बाद ज्यादातर सियासतदान ऐसा ही मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन ज्यादातर सियासतदान डील कर लेते हैं। फिलहाल इमरान खान साहब ने अब तक डील कोई नहीं की। पीएमएलएन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी है कि वो आए और उनके साथ बैठे और बैठकर जो है बजट की तैयारी के अंदर उनके साथ मदद करें और उनका हाथ बटाएं। एक्चुअली ये राब्ता उन्होंने क्यों किया? देखिए, इस वक्त बजट है नहीं। बजट मीन्स ये है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसा उधार लिया जा रहा है, जो कर्जा उधार लिया गया है उस कर्जे को उतारने के लिए जो उसके ऊपर सूद है, उस सूद की अदायगी के लिए भी कर्जा लिया जा रहा है। इतनी बुरी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी नहीं थी। जो पीडीएम सरकार ने या शहबाज स्पीड ने पाकिस्तान को इंतहाई रफ्तार के साथ इस तबाही तक पहुंचाया है। अब मामला यह है कि इनके पास अवाम को देने के लिए कोई ऐसा काबिल जिक्र रिलीफ नहीं है जिससे अवाम ये कहे कि इस बजट के बाद उनको सुकून आया, बल्कि ये बजट जो है ये एक अजीबोगरीब गोरखधंधा होगा और इसके अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ मजीद पड़ेगा, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो सकती है, पेट्रोल कुछ सस्ता किया जाएगा लेकिन फ्यूचर में और महंगा हो जाएगा। आईएमएफ का जो नया मुआहदा है जिसके लिए भी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, उसकी शराइत पहले से बहुत ज्यादा सख्त होंगी, ये जनाब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब देखना यह है कि बजट के अंदर हुकूमत दे तो सकती कुछ नहीं है, तो वो ये चाह रहे हैं कि इस बजट का मलबा पीएमएलएन अकेली अपने सर पे क्यों उठाए। यानी नून लीग अकेली अगर इस बजट का मलबा अपने सर पर उठाएगी तो सारी बदनामी और सारा रुला उनके सर पे पड़ जाएगा। उनकी मकबूलियत जो है वो मुतासर हो जाएगी। मकबूलियत तो है नहीं, उनकी गैर मकबूलियत में मजीद इजाफा हो जाएगा, उनकी बदनामी में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो इन चीजों में वो चाहते हैं कि उनका कोई शराकतदार बन जाए। पीएमएलएन ये चाहती है, नवाज शरीफ ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ, कि हमें अकेलों को गालियां ना पड़े। अवाम बददुआएं अगर दे तो हमें अकेलों को ना दे, बल्कि अवाम अपनी बददुआओं में और अपनी गालियों में साथ साथ याद रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और वो जमातें जिनके साथ मिलकर हम इक़्तिदार में आए हैं, और उन तमाम जमातों को जिन्होंने मिलकर अवामी मैंडेट के ऊपर शब खून मारा है और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पे काबिज हुए हैं। लिहाजा उन्होंने पीपल्स पार्टी को फिर दावत दे दी है और उन्हें कह रहे हैं जी आए मिलकर बजट की तैयारी में हमारा साथ दें, ताकि जब अवाम जो है वो बदमजा हो तो अवाम हम सबको लताड़े, ना कि सिर्फ खाली पीएमएलएन को। नाज़रीन, गंदम के हवाले से एक के बाद एक खबर आ रही है, और अब नई खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब वो वजीर आज़म पाकिस्तान बने अब, तो उसमें खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो गंदम इंपोर्ट की गई है, यानी मार्च 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए की गंदम दरामद की गई है, बाहर से मंगवाई गई है, और ये शहबाज शरीफ के दौर में मंगवाई गई है, जबकि वाफर गंदम पहले ही हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई थी। इदारा शुमारियत ने कहा है कि इस साल मार्च तक गंदम दरामद का सिलसिला जारी रहा। मार्च 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए की गंदम दरामद की गई। अच्छा, उस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के बतौर इंचार्ज वजीर होते हुए गंदम दरामद किए जाने का इंकशाफ हुआ। यानी शहबाज शरीफ साहब खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज थे जिस वक्त गंदम दरामद की गई है। यानी अगर ये एक स्कैंडल है तो इसका एक हिस्सा अगर काकड़ के गले में जाके पड़ता है, एक हिस्सा अगर इसहाक डार के गले में जाके पड़ता है, तो एक हिस्सा शहबाज शरीफ के गले में आकर भी पड़ता है। अब इसमें नजम सेठी ने बड़ी मजे की बात की और बात ठीक है, बात समझ भी आती है। नजम सेठी ने कहा कि ये जरूर होगा कि इंक्वायरी हो गई, ये सवाल उठा दिया, वो जवाब दे दिया, लेकिन किसी के खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये तमाम चुने हुए लोग हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इन लोगों को खुशो खुरम देखना चाहती है और इक़्तिदार में देखना चाहती है। ये मजबूरी बने हुए। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ को आप लें तो ऐसा वजीर आज़म नहीं मिल सकता जो हर बात में यस बॉस करे, तो शहबाज शरीफ को इस वक्त किसी मामले के अंदर उलझाया नहीं जा सकता। मोहसिन नकवी वो आप पहले ही जानते हैं कि वो बहुत काम के आदमी है, बड़े काबिल आदमी है, उनके बगैर गुजारा नहीं है, निज़ाम चल नहीं सकता, तो उनके खाते में नहीं चीज़ें डल सकती हैं। और काकड़ साहब जो हैं वो भी बड़े काबिल भरोसा आदमी है, इसीलिए उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया था। तो उनके ऊपर भी अगर कोई चीज़ अगर की जाती है तो फिर निज़ाम के ऊपर उंगलियाँ उठेंगी, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। तो इस वक्त इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ साहब की नाक का बाल है। अगर इसहाक डार को छेड़ेंगे तो नवाज शरीफ गले पड़ जाएंगे और वो निकल के एक अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे, एहतजाज शुरू कर देंगे। तो इन सारी सूरतों के अंदर याद रखिएगा कि इन लोगों का कुछ भी नहीं होगा। होगा किसका? किसान का बुरा होगा। किसान जिसने 10 मई से जो है वो एहतजाज का ऐलान कर रखा है
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملتان والی سائٹ سے اپنے احتجاج کا آغاز کریں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے کہ پنجاب میں کسان کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے الزام لگایا کہ اس وقت جو پنجاب ہے وہاں پہ باردانہ پہ فی بیگ 500 روپے رشوت لی جا رہی ہے۔ باردانہ کہتے ہیں اس بوری کو جس کے اندر گندم ڈالتے ہیں اور سرکار کو بیچتے ہیں، جب وہ آپ کو ملے گا تو اس کے اندر آپ گندم پیک کریں گے اور پھر سرکار کو آپ بیچیں گے۔ اب وہ جو ایک بوری ہے باردانہ کی، اس کے اوپر 500 روپے رشوت لی جا رہی ہے۔ یہ جو آٹا کچھ سستا ہوا ہے اس کا کریڈٹ پنجاب حکومت کو نہیں، کسانوں کو جاتا ہے، کیونکہ ان سے حکومت نے 3900 کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج کسان اپنی گندم 3200 سے 3000 روپے میں بیچنے پہ مجبور ہے۔ حکومت نے کسان کو تباہ کر دیا ہے، یہ بات کہی ہے شاہد خاقان عباسی نے۔ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ بڑی پریشان کرنے والی خبر ہے، اور اس میں یہ کلیم کیا گیا ہے ایکسپریس نیوز کی جانب سے کہ 13 لاکھ ٹن گندم ایسی ہے جو کیڑوں والی ہے جس کو درآمد کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو شیئر بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا زرعی انقلاب اور معیشت کی بحالی کے نام پر ریاستی امور پر SIFC کے ذریعے باقاعدہ فیصلہ کرنے والوں کے ٹاؤٹس نے کیڑوں والی گندم درآمد کی جس پر $1 ارب ضائع کیے گئے۔ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والی اسٹیبلشمنٹ اب عوام کو کیڑوں والی گندم فراہم کر رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جناب اس کے اوپر موقف ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی اپنا ایک موقف دیا ہے اور ان کا موقف بھی ہے، اس کے علاوہ ایک نگران وزیر تھے ان کا موقف بھی آیا ہے، تو سارے اپنا اپنا موقف دے رہے ہیں گندم والے معاملے کے اوپر، لیکن کسی کے گلے میں بھی یہ پھندا جا کر فکس نہیں ہو رہا۔ ہاں اگر عمران خان کے دور میں ایسا کچھ ہو جاتا یا ابھی بھی یہ معاملہ اگر عمران خان صاحب پہ کسی طرح ڈال دیا جائے تو پھر آپ دیکھیے گا راتوں رات کیسے انصاف ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں انصاف کی جو رفتار ہے وہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور PMLN کے معاملے میں جو انصاف ہے وہ تو اتنا سلو چلتا ہے کہ کئی گھنٹوں میں 1 کلومیٹر بھی طے نہیں کر پاتا۔ ناظرین ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن نکاح میں گھس جانا، تمہارا نکاح ایسا ہے تمہارا نکاح ویسا ہے، لخ دی لعنت اس سوچ کے اوپر، یہ بات کی ہے جی محمود خان اچکزئی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے اور اس کی توقع تو نہیں کی جا رہی تھی۔ ویسے یہ جو معاملہ نا نکاح والا، میں جن لوگوں سے بھی ملا ہوں خاص طور پہ خواتین سے، ان سب نے یہ کہا کہ جو نکاح والا کیس عمران خان پہ بنایا گیا اس کے بعد تو ہم نے ضد میں نکل کر ووٹ ڈالا ہے، شاید یہ کیس نہ بنتا تو ہم اتنے جوش کے ساتھ اور اتنے ولولے کے ساتھ نکل کر ووٹ نہ ڈالتے، کیونکہ اس سے ہمیں محسوس ہوا کہ یہ سارا نظام عمران خان کے ساتھ پرسنل ہو گیا ہے اور اب اس کی عزت کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک اتنا بڑا وکٹم کارڈ تھا یہ، جس کو استعمال کیے بغیر یعنی عمران خان صاحب کو استعمال کرنا ہی پڑا، اتنا بڑا وکٹم کارڈ دے دیا اس نظام نے عمران خان کو کہ وہ چل گیا آٹومیٹکلی 8 فروری 2024 کو۔ عمران خان صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ملک کی تباہی کے جاری سلسلے کو روکنے کے لیے قوم کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرے اور اللہ نے اسے جو طاقت اور وسائل دے رکھے ہیں انہیں اپنی آزادی کے حصول کے لیے وقف کرے۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کیا ہے۔ ناظرین ہم بات کرتے ہیں شاہد اسلم صاحب کے حوالے سے، اور اس میں شاہد اسلم صاحب کے اوپر جو بیسیکلی الزام لگا تھا سب سے پہلے وہ یہ تھا کہ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کی جائیدادیں نکالی تھی اور جائیدادوں کی اس نے معلومات دی تھی، تو اس کو فکس کیا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، جن حالات سے وہ گزرا اس کے بعد شاہد اسلم کو پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا، ان کی جان خطرے میں تھی۔ اب مختلف لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ کسی سیاستدان کی جائیدادیں کوئی جرنلسٹ نکالے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یعنی سیاستدان کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے اور جرنلسٹ کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں کہ کمال کیا آپ نے، زبردست آپ نکال کر لائے ایک سٹوری، لیکن یہاں پہ انصاف نہیں ہوا بلکہ الٹا اس صحافی کو جو ہے وہ نشانہ عبرت بنایا گیا، وہ بیچارہ پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر چلا گیا ہے اور اب وہ اپنی جان کے خطرے سے پاکستان فی الحال آنے کے قابل نہیں ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ تمام صحافی جو پاکستان چھوڑ کر باہر گئے گزشتہ چند سالوں میں وہ پاکستان واپس آ سکیں گے۔ اس میں ایک اور انفارمیشن ہے، مجھے 4 مختلف صحافیوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جنرل باجوہ نے رابطہ کیا اور جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے ان سب کے ساتھ تقریباً ایک جیسی باتیں کی ہیں۔ یہ میں 4 مختلف صحافیوں کا آپ کو ذکر کر رہا ہوں جن سے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کا طریقہ کار بھی ایک ہی تھا، پھر دوسری لائن پہ لانے کا طریقہ کار بھی ایک ہی تھا، سب کے ساتھ باتیں بھی ایک ہی طرح کی ہیں، قسمیں بھی ایک ہی طرح کی کھائی ہیں۔ کبھی اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہ نوبت کیوں آ رہی ہے اور یہ حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے تھے۔ جنرل باجوہ اب لوگوں کو ٹیلی فون کر کے ان کو حقائق بتانا چاہ رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ اس کے اندر جب بھی یعنی 4 صحافیوں نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے کہا جی انہوں نے آپ کو جو بتایا کیا آپ کو اس کے اوپر یقین ہے؟ تو ان سب کا یہ جواب تھا کہ نہیں۔ اب تک اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔